प्यारे बच्चों, मोशन इन अ प्लेन बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आप मेरी बात पे ध्यान देते हो तो आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने लायक बन जाओगे। बस कॉन्सेप्ट मेन है सीखना। जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाते हैं उसके क्वेश्चन अपने आप लगने लग जाते हैं। ठीक है, तो मोशन इन अ प्लेन में ना साफ दिख रहा है नाम से कि मोशन एक प्लेन के अंदर होता है। प्लेन का मतलब क्या, जैसे ये एक पेज है, पेज कॉपी का एक पेज, तो इसके अंदर मोशन होगा, एक प्लेन के अंदर मोशन होगा, है ना। मोशन इन अ प्लेन, एक प्लेन सरफेस के अंदर मोशन होगा। अब देखो, इस चैप्टर के अंदर ना ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि जो आपको परेशान करे। एक टॉपिक होता है स्केलर और एक टॉपिक होता है प्यारे बच्चों वेक्टर। अब देखो, स्केलर का मतलब क्या होता है कि हमें स्केलर के अंदर सिर्फ वैल्यू की बात करनी पड़ती है, सिर्फ वैल्यू की बात करनी होती है। वैल्यू का मतलब हो गया प्यारे बच्चों मैग्नीट्यूड, एक प्रकार से मैग्नीट्यूड। स्केलर में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो कई बार किताबों में लिखा होता है विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, तो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, मैंने बोला भाई 20 किलो आम, तो भाई 20 किलो आम में इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट तो हमारा 20 किलो ही है। यहां पर सिर्फ हमें आम के मैग्नीट्यूड से मतलब है, उसकी वैल्यू से मतलब है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, जैसे मैंने बोला कि 20 न्यूटन का फोर्स है साउथ में, साउथ। तो यहां पर प्यारे बच्चों हम डायरेक्शन की बातें भी करते हैं, वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन की बातें करते हैं। तो किताबों में लिखा होता है वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, स्केलर समझ में आ गया, वेक्टर समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों हमें पढ़ना होता है कि ये जो वेक्टर है, वेक्टर, इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी वेक्टर को हम समझते कैसे। तो इसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा दूं कि देखो, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने पढ़े होंगे, एक्सिस की ये एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये माइनस वाई एक्सिस होता है, और एक बाहर की तरफ आएगा, बाहर जेड बोलते हैं। जो बाहर ऐसे निकल के आएगा इसको जेड बोलेंगे, और जो अंदर जा रहा होगा उसको माइनस जेड। यानी तीन तरीके के एक्सिस होते हैं, सुन लेना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड। एक्स, इधर एक्स है, ऊपर वाई और बाहर जेड। तो बेटा एक्स के लिए ना डायरेक्शन की बातें करते हैं, डायरेक्शन। यहां पर हम डायरेक्शन की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों एक्स के लिए डायरेक्शन को बोला गया है आई कैप, वाई के लिए जे कैप, जेड के लिए के कैप। तो सर ये आई जे के क्या है? तो ये जो आई है, जे है और ये के है, इसके ऊपर कैप लगा है, टोपा। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, ये डायरेक्शंस होती है बेटा, डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, देखो मैंने कहा कि 2 मीटर आई कैप। 2 मीटर आई कैप का मतलब क्या है बेटा? कि कोई बंदा 2 मीटर गया है एक्स डायरेक्शन में। कहां गया है? एक्स डायरेक्शन में। तो बेटा ये आई जे के हमें डायरेक्शन के बारे में बताएंगे। तो बेटा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का आसान सा तरीका होता है, जैसे मैंने कहा कि भैया मेरे पास कोई फोर्स है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं फोर्स कि यार फोर्स 2 आई में है, कि किसी ने एक्स में 2 का फोर्स लगाया है। फिर बोल सकते हैं प्लस 3 जे, किसी ने जे में मतलब ऊपर, जे मतलब वाई में ऊपर फोर्स लगाया है। कोई बोले यार 8 के का मतलब बाहर, किसी ने बाहर फोर्स लगाया है। तो बेटा ऐसे हम वेक्टर को लिखा करते हैं आई जे के फॉर्म में। और सिंपल भाषा में बोले तो फोर्स को या किसी भी वेक्टर को लिखने का फॉर्मूला होता है ए बी सी के कैप। तो बेटा एक्स एक्सिस के लिए आई, वाई के लिए जे, और जो बाहर जेड है जेड के लिए के। अच्छा, कभी आपसे कोई ऐसे बोले कि -2 मीटर आई कैप, तो आप क्या समझोगे? -2 का मतलब है पीछे की तरफ, एक्स में पीछे की तरफ, क्योंकि माइनस आ गया ना, माइनस आई का मतलब आगे, तो माइनस आई का मतलब पीछे। तो वेक्टर को ऐसे सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब हम वेक्टर के बारे में जान लेते हैं कि वेक्टर के अंदर डायरेक्शंस की बात की जाती है, फिर हमारे पास एक सिंपल सा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि भाई ये जो वेक्टर है इनके कितने टाइप्स हो सकते हैं। देखो एग्जाम में कभी नहीं आता ये एग्जाम में कभी नहीं आता कि टाइप्स ऑफ वेक्टर बताओ, तो आप इसके डेफिनेशन के चक्कर में मत पड़ना। सिंपल मैं आपको बता रहा हूं। पहला वेक्टर होता है बेटा हमारे पास पैरेलल वेक्टर, जो इंपॉर्टेंट है, मैं सारी बातें बताऊंगा। पैरेलल वेक्टर, तो बेटा पैरेलल वेक्टर का बेसिक मतलब होता है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ में चल रहा है। जैसे मैंने कहा कि एक वेक्टर इस तरफ है, मतलब एक की डायरेक्शन इस तरफ। ये एरो का मतलब क्या, देखो इस एरो में एक होता है टेल पीछे का, और एक होता है हेड। तो वेक्टर जो है ऐसे जा रहा है, हेड और टेल। जैसे ये टेल है, टेल और ये है हेड। तो ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है। जैसे ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर भी आपस में पैरेलल है बेटा। तो दो वेक्टर को पैरेलल कब कहा जाता है? जब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जो है, एंगल 0 डिग्री हो। ये दोनों कभी भी एंगल नहीं बना सकते, ये दोनों कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। पैरेलल चीजें कभी भी कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो इनके बीच में एंगल हमेशा 0 डिग्री होगा। अब प्यारे बच्चों, पैरेलल वेक्टर के बाद हमारे पास आता है एंटी पैरेलल वेक्टर। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि ये एंटी पैरेलल वेक्टर किसे कहेंगे? अगर एक वेक्टर आगे है दूसरा वेक्टर पीछे है तो इसको हम एंटी पैरेलल वेक्टर कहेंगे। अच्छा, अब प्यारे बच्चों इसके बाद हमारे पास सिंपल सा आता है परपेंडिकुलर वेक्टर। अब इसके नाम से ही पता लग रहा है प्यारे बच्चों कि परपेंडिकुलर वेक्टर किसे कहा जाएगा। देखिए, अगर मान लिया कोई ए नाम का वेक्टर है, और वो समझना ध्यान से, कोई ए नाम का वेक्टर है और किसी बी नाम के वेक्टर के साथ 90 डिग्री अगर बनाए, 90 डिग्री बनाए, तो उसको हम परपेंडिकुलर वेक्टर कहते हैं। पैरेलल, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर। अब प्यारे बच्चों इसके बाद हमारे पास बहुत ही सिंपल वेक्टर है। अब हमारे पास आता है बेटा नेगेटिव वेक्टर, कि ये नेगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, अगर हमारे पास कोई ए नाम का वेक्टर है, सुन लो। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि वेक्टर को कैसे लिखा जाता है। कोई ए है
तो हम बोल रहे हैं कि हमारा ए जो वेक्टर ए और उसके ऊपर ऐसे साइन, मतलब ये ए वेक्टर है इस तरफ, और बी के ऊपर भी ये साइन बताता है कि बी एक वेक्टर है। तो वेक्टर को लिखने का तरीका ये होता है, मान लो कोई आर नाम का वेक्टर है तो आर वेक्टर ऐसे साइन लगाया जाता है ऊपर। अब प्यारे बच्चों मान लो हमारे पास कोई नेगेटिव वेक्टर का क्या मतलब है, अगर कोई वेक्टर ऐसे है और मान लो इस वेक्टर की जो लेंथ है वो 2 है, 2 मीटर, तो एक नेगेटिव वेक्टर का मतलब हो गया -2 मीटर। यानी नेगेटिव वेक्टर का मतलब होता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। कैसे? अगर एक आगे की तरफ है तो दूसरा वाला पीछे की तरफ है, ये 2 है तो ये -2 है, तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव वेक्टर। प्यारे बच्चों दोबारा बोल रहा हूं, ये सारे वेक्टर में से हमारे काम का पता क्या है? हमारे काम के सिर्फ ये वेक्टर था, एक वेक्टर नंबर 1 और एक वेक्टर नंबर 3, बाकी ये सब कोई नहीं पूछता, ठीक है ना। अब जो लिखने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर है आपके लिए, जो कि है प्यारे बच्चों यूनिट वेक्टर। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम यूनिट वेक्टर कहते हैं किसे? देखिए इसके लिए आपको मैं समझाता हूं। देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? यूनिट वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन होता है बेटा, डायरेक्शन। इसके बारे में हम निकालना बाद में सीखेंगे। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन होता है, जैसे हमने बोला था आई कैप, तो आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, जे कैप भी यूनिट वेक्टर है, के कैप, ये सारे यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की बात की जाती है। यूनिट वेक्टर की वैल्यू कुछ नहीं होती। अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो ये 1 होगा, इसके बगल में भी 1 है और इसके बगल में भी 1 है। 1 आई कैप, 1 जे कैप, 1 के कैप। यानी यूनिट वेक्टर में अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड मतलब उसके वैल्यू की बात करें, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 होती है बेटा। तो आई कैप, जे कैप, के कैप ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। अब प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर के बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, कि भाई साहब एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड से मेरा सिंपल मतलब होता है कि उसकी वैल्यू क्या है भैया, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरे पास कोई फोर्स नाम का वेक्टर है, 2 आई कैप, 3 जे कैप, 5 के कैप, और मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? देखो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक तरीका होता है बेटा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहा जाता है कि एफ जो है ना उसके ऊपर ऐसे डब्बा लगाया जाएगा, कि एफ को डब्बे में पैक कर दिया जाएगा और इक्वल टू में अंडर रूट लगा के, ये जो 2 है इसका स्क्वायर, ये 3 है इसका स्क्वायर और ये 5 है इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कर दिया जाएगा। प्यारे बच्चों यहां पर जो आंसर आएगा वो होने वाला है √38। तो यहां से हमने क्या सीखा कि बेटा हमारे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो आया अंडर √38। याद रखना बेटा हमेशा रूट के अंदर सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, हमेशा रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव मत डालना। तो हमारा आंसर क्या? √38। तो हम बोलेंगे देखो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है √38, यानी किसी भी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपल फॉर्मुला याद रखेंगे। अब मैग्नीट्यूड निकालने के बाद प्यारे बच्चों हमारा अगला टॉपिक क्या आता है मैं आपको समझा दूं, यूनिट वेक्टर कैलकुलेशन, कि हम यूनिट वेक्टर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये जो हमारा यूनिट वेक्टर है इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान देना। देखो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। अगर कोई वेक्टर है एफ नाम का वेक्टर है, और इस एफ नाम के वेक्टर को अगर हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा इसी को यूनिट वेक्टर कहा जाता है, इसी को यूनिट वेक्टर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन देता हूं कि मेरे पास कोई एफ नाम का वेक्टर है 2 आई कैप, 3 जे कैप, मेरे पास के नहीं है इसके अंदर मान लो, तो मुझे बोला कि भैया तुम इसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका यूनिट वेक्टर बहुत सिंपल फॉर्मुला होगा कि हमें एफ वेक्टर को सेम टू सेम लिखना है, यानी मुझे 2 आई कैप और 3 जे कैप को सेम टू सेम लिखना है और डिवाइड करना है मुझे फोर्स के मैग्नीट्यूड यानी एफ वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, यानी इसके नीचे आएगा अंडर रूट। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, मैग्नीट्यूड निकाला जाता है अंडर रूट करके। तो हम बोलेंगे देखो भैया ऊपर वेक्टर उसका नीचे मैग्नीट्यूड यानी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो बेटा यही यूनिट वेक्टर होगा। यानी मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं, अच्छा इसका सिंबल क्या होगा? अगर ये एफ है ना तो यूनिट वेक्टर को बोलेंगे एफ कैप। मैंने बताया था यूनिट वेक्टर में टोपा लग जाता है, तो एफ कैप इज इक्वल टू आंसर आ गया बेटा 2 आई कैप, 3 जे कैप और ये होगा 2 का स्क्वायर 4√13 हो गया बेटा। तो ये बेटा हमारा यूनिट वेक्टर है, यानी एफ वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा एफ टोपा, एफ कैप। यानी अगर मैं सिंपल भाषा में आपसे कहूं तो अगर मेरे पास कोई आर नाम का वेक्टर है और मैं उसको आर के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूं तो मुझे आंसर में मिलेगा आर कैप। अगर यहां आर है नीचे आर का मैग्नीट्यूड तो आर कैप, और कैप हमेशा यूनिट वेक्टर के लिए लगाया जाता है। तो प्यारे बच्चों यूनिट वेक्टर समझने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें समझना है जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर, या फिर दूसरा टॉपिक हमारा इसी के अंदर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये दो टॉपिक हमारी लाइफ के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब प्यारे बच्चों अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो पोजीशन वेक्टर में क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये 0,0,0 ये हमारा ओरिजिन होता है। मान लो कोई बंदा यहाँ पर 2,3 में खड़ा है, तो पहला होता है एक्स बेटा, दूसरा होता है वाई, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो हम बोलेंगे देखो यार इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। सपोज करो पोजीशन वेक्टर को हम आर बोलते हैं, आर कि भैया ओरिजिन से 0,0 से उसकी पोजीशन है 2,3, तो बेटा जो पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा कुछ ऐसे लिखा जाएगा कि भैया 2 है आई एंड 3 है जे। क्यों? 2 है एक्स में, 3 है वाई में, तो इसको पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। अब प्यारे बच्चों अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करूं तो अब ये भी बड़ा आसान है। मान लो कोई पार्टिकल पहले 2,3 पर था, अब बाई चांस 4,6 पे चला गया, तो हम बोलेंगे हमारा पार्टिकल यहां से यहां को डिस्प्लेसमेंट हो गया है, डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लो इसका नाम हमने रखा है डी वेक्टर, तो डी वेक्टर कैसे निकाला जाता है ये समझना बड़ा आसान है। कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप एंड z2 माइनस z1 के कैप। यानी प्यारे बच्चों
फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। यानी इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा, x2 माइनस x1, यानी 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 मतलब 2 i कैप, y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 मतलब 3 j कैप, प्लस ये हो जाएगा 0, क्योंकि यहां पर तो कुछ भी नहीं है भैया, हमें z के बारे में दिया ही नहीं है, हमें सिर्फ दिया हुआ है x, y, x, y। तो ये मेरा x2 हो गया, ये x1 हो गया, समझ में आ गया जी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ लिया हमने, पोजीशन वेक्टर समझ लिया हमने, मैग्नीट्यूड समझ लिया, सब कुछ समझ लिया। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं पहले बच्चों, अब हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। अब ये एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, एडिशन का मतलब है कि आपके पास कोई वेक्टर है ए जो कुछ ऐसा दिखता है 2i कैप 3j कैप, और आपके पास है कोई बी, मान लो माइनस 5i कैप प्लस 6k कैप। तो आप इसको कैसे ऐड करोगे? ऐड करने का मतलब होगा बेटा a प्लस बी। a प्लस बी करने के लिए कुछ नहीं करना होता बेटा, i को i से, j को j से, k को k से। तो 2 को 5 से ऐड करोगे तो बचेगा माइनस 3i कैप प्लस 6 3 ये। अब देखो यहां पर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों, कि ऊपर वाला हमारा j है j और नीचे वाला हमारा k है। तो हम इसको ऐसे अरेंज कर लेंगे, अरेंज क्या कर लेंगे, हम k वाले को साइड में लिख देंगे 6k, और यहां पर कुछ नहीं है तो 0j लिखना पड़ेगा। तो अरेंजमेंट ऐसे करना है कि i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ, क्योंकि हमारे यहां पर पहले k आ रहा था तो हमने k को साइड कर दिया। अब देखो 3 में जुड़ेगा 0। चलो मैं दोबारा एक क्वेश्चन अच्छे से लिख के समझाता हूं ताकि आपको इजी लगे। मान लो a है हमारा i कैप, 2i कैप, 3j कैप, 5k कैप, और b है हमारा मान लो 0i कैप, 7j कैप, 11k कैप। तो आप क्या करेंगे, देखो a प्लस b का बेसिक मतलब होता है कि आपको i से i, j से j, k से k को ऐड करना है। तो मान लो 2 तो 2 ही रहेगा 2i कैप, 3 7 10 j कैप, और 11 5 16 k कैप। तो i को i से, j को j से, k को k से, सिंपल a प्लस b। तो इसको बोलते हैं बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर। अब बात करेंगे बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन में क्या है, मान लो मुझे a माइनस b निकालना है। अगर मुझे a माइनस b निकालना है तो मैं 2 को 0 से माइनस करूंगा, तो 2 माइनस 0 2 ही बचेगा बेटा। फिर मैं 3 को माइनस करूंगा 7 से, तो 3 माइनस 7 बेटा माइनस 4 आएगा। 3 में से माइनस 7, 3 माइनस 7 तो माइनस 4, 5 माइनस 11 माइनस 6 के कैप। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी बड़ा आसान है प्यारे बच्चों। एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद हल्का सा मल्टीप्लिकेशन पढ़ाऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा ट्रायंगल लॉ एंड फिर पैरेललोग्राम लॉ। तो अभी हम मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन, तो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में अगर हम बात करें बड़े आराम से, तो हमें दो तरीके से मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया जाता है। पहला होता है बेटा a वेक्टर को जब b से हम डॉट करेंगे तो ये आता है मॉडुलस ऑफ a, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। अब ये बात आपको समझना पड़ेगा कि ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है डॉट, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है, कुछ नाम रखे गए हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। डॉट प्रोडक्ट कि भैया आपने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट के साथ साथ इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। अब यहां पर इसको समझना है कि एक्चुअली में ये होता क्या है। होता ये है कि मान लो एक वेक्टर है a और कोई दूसरा वेक्टर है b, और उन दोनों वेक्टर के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। जैसे एक आदमी ने मुझे इधर फोर्स लगाया, एक ने इधर फोर्स लगाया, तो इन दोनों हाथ के बीच में कुछ एंगल है ना, वैसे ही। तो a और b और एंगल है थीटा। तो बेटा जब a और b को मल्टीप्लाई करते हैं, a डॉट b निकालते हैं हम, तो आंसर आता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और cos थीटा, जो इनके बीच का एंगल होता है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यहां पर क्या क्या बातें याद रखनी है आपको दिल से, कि यहां पर हम a और b का मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं, बस हम a डॉट b निकालना नहीं जानते। तो मैं आपको बता रहा हूं एक क्वेश्चन की हेल्प से, कि मान लो किसी ने मुझे बोला कि a की वैल्यू है बेटा 2i कैप, 3j कैप, 5k कैप, और b की वैल्यू है मेरे पास मान लो 1i कैप, 1j कैप, 1k कैप। तो मुझसे बोला किसी ने कि मुझे ना इस वेक्टर, इन वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, फाइंड एंगल। मुझे किसी ने बोला कि भाई तू एंगल निकाल के दिखा। तो अब एंगल की बात आई है तो मैं सोचूंगा cos थीटा मेरे काम आएगा। तो इस क्वेश्चन को किया कैसे जाएगा, तो बेटा क्वेश्चन को करने का तरीका समझना। पहले हमें निकालना पड़ेगा a डॉट b। बेटा a डॉट b का मतलब क्या है समझना। तो अगर आप a डॉट b निकालोगे वो मैं बताऊंगा। पहले हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, समझना। अगर हम a डॉट b निकालेंगे, a डॉट b, तो कैसे होगा काम देखो। हम बोलेंगे सॉल्यूशन में हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो a डॉट b कैसे निकाला जाता है समझना। कुछ नहीं करना बेटा, i वाले को i से मल्टीप्लाई करना है, j वाले को j से, और k वाले को k से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 जा 2, बस मल्टीप्लाई करते वक्त i j k कुछ भी नहीं आएगा, बस 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 एंड 5 1 जा 5। तो बेटा आपने यहां पे निकाल लिया a डॉट b। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ a कैसे निकालोगे, a का मैग्नीट्यूड लिखोगे रूट में 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, और फिर आपको लिखना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ b, जो कि होगा 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो प्यारे बच्चों इस प्रकार से यहां पर होगा cos थीटा, और यहां से हम एंगल निकालेंगे। तो 5 3 8 2 10 बेटा, यहां पे 10 आएगा, ये हो गया रूट ऑफ 38, ये हो गया रूट ऑफ 3, ये रूट 3 हो जाएगा बेटा, 1 स्क्वायर, और यहां से cos थीटा हमारा निकलेगा। cos थीटा कितना आएगा मैं आपको बता दूं, 10 रूट 38 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहां से हम एंगल इजीली निकाल सकते हैं। कैसे देखो, थीटा निकालने के लिए ये cos यहां पर इनवर्स बन जाता है बेटा, cos इनवर्स 10 बाई रूट 38 इंटू रूट 3। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखो जब थीटा यहां रख लेंगे, cos को उधर भेज देंगे तो cos का माइनस हो जाएगा, cos इनवर्स हो जाएगा बेटा, दूसरी तरफ जाके, इसको इनवर्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप इजीली एंगल निकाल सकते हैं। तो हमने क्या सीखा बेटा, हमने ये सीखा कि कैसे हम एंगल निकालते हैं और कैसे हम a डॉट b निकालते हैं। a डॉट b हमने कैसे निकाला है समझने का प्रयास करना।
ए डॉट डॉट बी निकालने का बड़ा आसान तरीका था, मैंने आई वाले को आई से मल्टीप्लाई किया, जे वाले को जे से और के वाले को के से। इस प्रकार से बेटा मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। फिर बेटा मल्टीप्लिकेशन को एक और तरीके से पढ़ा जाता है। मल्टीप्लिकेशन में अगला तरीका होता है बेटा ए क्रॉस बी। अब ये ए क्रॉस बी होता है प्यारे बच्चों, ये कुछ ऐसा होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। यहां पर कॉस की जगह पर साइन थीटा आता है बेटा। तो अगर कभी भी आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मतलब ए क्रॉस बी निकालोगे ना, तो उसका जो आंसर आएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा बेटा। अब प्यारे बच्चों ये जो ए क्रॉस बी है इसका नाम रखा गया है क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पर क्रॉस का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कई बार इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। इसको वेक्टर प्रोडक्ट पता क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि जब हम सिर्फ ए क्रॉस बी निकालेंगे ना, वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इससे दिस कॉन्सेप्ट गिव्स अ परपेंडिकुलर वेक्टर। एक परपेंडिकुलर वेक्टर हमें देता है ये। मतलब क्या है कि अगर हम कभी भी ए क्रॉस बी को सॉल्व करेंगे तो ए क्रॉस बी को सॉल्व करने से हमें मिलेगा एक नया वेक्टर। दिस कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है गिव्स अ परपेंडिकुलर वेक्टर, इस कॉन्सेप्ट से हमें एक नया वेक्टर मिलता है जो मैं आपको करके दिखाऊंगा, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अब प्यारे बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट की खास बात क्या है? सिंपल वही ए क्रॉस बी मॉड ऑफ बी साइन थीटा। मेन हमें बस ए क्रॉस बी सीखना है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको ए क्रॉस बी सिखाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। सिंपल मतलब जो भी रिलेवेंट एग्जांपल, जैसे 2i कैप 3j कैप 5k कैप। मान लो बी है हमारा वही i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तो ये होगा 1 यहां 1 और यहां 1। अब मुझे इसका ए क्रॉस बी निकालना है। मेन तो हमारा यही पंगा है ना कि हम कैसे भी ए क्रॉस बी सीखे। क्यों? क्योंकि बाकी तो हमें पता है कि मॉड ऑफ ए कैसे आएगा, मॉड ऑफ बी कैसे आएगा, हमें बस ए क्रॉस बी सीखना है प्यारे बच्चों। तो ए क्रॉस बी कैसे किया जाता है मैं आपको समझा रहा हूं। कभी भी आपको ए क्रॉस बी करना हो, आंख बंद करके ऐसे एक लाइन खींचो, 2 लाइन, और ऊपर लिखो आई कैप जे कैप के कैप। फिर प्यारे बच्चों जब आई कैप जे कैप के कैप लिख दोगे ना, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखो 2 3 5 लाइन से लिखना है। ए के लिए 2 3 5 और बी के लिए 1 1 1 1 1 1। अब बेटा असली खेल स्टार्ट होगा ए क्रॉस बी सॉल्व करने के लिए। ए क्रॉस बी सॉल्व करने का असली खेल कैसे स्टार्ट होगा? आप सिंपली लिखो बेटा ए क्रॉस बी और ऐसे स्टार्ट करो। एक ब्रैकेट लगाओ, दूसरा ब्रैकेट लगाओ और तीसरा ब्रैकेट लगाओ। आपको 3 ब्रैकेट लगाना है बेटा। पहले ब्रैकेट में आपका आई कैप आएगा, दूसरे ब्रैकेट में हमेशा माइनस जे कैप आएगा और तीसरे ब्रैकेट में प्लस का के कैप आएगा। तो ब्रैकेट आई जे के बीच में माइनस। अब प्यारे बच्चों खेल क्या है समझना, पहले हम आई वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो जब हम आई वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हम आई वाले को अपने हाथ से ढक लेंगे। आई वाले को अपने हाथ से ढक के हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 3 यहां लिख देना है 3, फिर माइनस साइन लगाना है 1 इंटू में 5, तो 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5। फिर बेटा जब हम जे वाला सॉल्व करेंगे तो हम जे वाले को ढक लेंगे। जब हम जे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो हम जे वाले को ऐसे ढक लेंगे, और जब हम जे को ऐसे ढक लेंगे जे को, तो जे को ढकने के बाद हमें क्या मिलता है 1 इंटू में 2, तो 2 आ जाएगा 1 इंटू में 2। फिर इधर से क्या बचता है 1 इंटू में 5 माइनस का 5। मतलब कुछ नहीं करना बेटा, जब हम जे को सॉल्व करेंगे जे को ढक लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा ऐसे होगा, पहले ये वाला एरो चलेगा फिर ये वाला एरो चलेगा। तो देखो मैंने पहले ये एरो चलाया 1 इंटू में 2 2, फिर 1 इंटू में 5 5, तो 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 5 5, मल्टीप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आपको याद होना चाहिए किसी भी हाल में। अब मैं आपसे बोलता हूं मुझे के वाला सॉल्व करना है, तो के वाला हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम के वाले को ढक लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगा बेटा 1 इंटू में 2 2 आएगा, फिर 1 इंटू में 3 3, तो 1 इंटू में 2 2, फिर 1 इंटू में 3 3। फिर प्यारे बच्चों हमें एक वेक्टर मिलेगा। देखो ए क्रॉस बी करने से हमें एक वेक्टर मिलेगा। वेक्टर देखो 3 में से 2 माइनस 2, 3 में से 5 माइनस 2, फिर 2 प्लस का हो जाएगा 3 के कैप, और ये हो गया प्लस का सॉरी माइनस का 1 के कैप। सॉरी देखो 3 में से माइनस 2 आई कैप, 2 में से 5 गया माइनस 3 और माइनस प्लस 3 जे कैप, और यहां पर क्या होगा 2 में से 3 माइनस 1 के कैप। तो हमें बेटा ए क्रॉस बी करने पर एक नया वेक्टर मिलता है। इसीलिए मैंने कहा था कि जब भी आप ए क्रॉस बी निकालोगे, दिस कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है ए क्रॉस बी का, गिव्स अ परपेंडिकुलर वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर देगा जो परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर होगा। अब प्यारे बच्चों ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है। अब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी तो आपको पहले से पता ही कैसे निकालते हैं, तो आप इस कॉन्सेप्ट से भी एंगल निकाल सकते हो। पर एंगल निकालने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट कभी इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा पंगा है। सबसे आसान होता है एंगल निकालने वाला ये कि भाई आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से करो, के को के से करो, और एंगल अपने आप निकल जाएगा आसानी से। तो प्यारे बच्चों ये पढ़ा हमने क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते वक्त एक कुछ बातें आपको खास ध्यान रखनी है कि जब हम आई क्रॉस आई करते हैं प्यारे बच्चों आंसर 0 आता है, और जब जे क्रॉस जे करते हैं तब भी आंसर 0 आता है, और के क्रॉस के करते हैं तब भी आंसर 0 आता है। तो याद रखना बेटा सेम का सेम से क्रॉस आंसर 0 होता है। इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको, ऐसा मान लो। इसके साथ साथ कुछ बातें याद रखना है, जब भी आप ए क्रॉस बी निकालोगे और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे, वैल्यू निकालोगे, तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको यहां से मिल जाएगा इजीली। और प्यारे बच्चों अगर आप ए क्रॉस बी अपॉन में 2 कर दोगे तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बेटा ये आपको जीवन भर याद रखना है कि अगर एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, तो ए क्रॉस बी करने से हमें एक पैरेललोग्राम मिलता है, पैरेललोग्राम। और इसी का अगर हम आधा कर देंगे आधा, तो हमें एक ट्रायंगल मिलेगा, ट्रायंगल। यानी सर मुझे समझ नहीं आया, मैं भी समझाता हूं। देखो जैसे हमने ए क्रॉस बी अभी निकाला, नीचे हमने यहां पर ए क्रॉस बी निकाला। अब मैं इस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या होगा? देखो अगर मैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो आएगा आंसर अंडर रूट। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अंडर रूट, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो जो भी मैं सॉल्व करके आंसर आएगा 9 4 13 14 रूट 14, ये बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है।
तो अगर आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फटाफट इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, अब अपने पास अगला टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो, अगर हमारे पास ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है प्यारे बच्चों, और मैं आपसे कहूं कि यहां पर एक फोर्स है एफ, लेकिन ये फोर्स किसी एंगल पर है, तो रिजोल्यूशन का एक और नाम होता है कॉम्पोनेंट। ठीक है ना? तो कॉम्पोनेंट का मतलब होता है हिस्सा, कॉम्पोनेंट। तो मान लो अगर ये फोर्स है एफ, फील करना इस बात को, अगर ये फोर्स एफ है और यहां पे थीटा है, तो हम बोलते हैं फोर्स का एक हिस्सा इधर होगा, फोर्स का कॉम्पोनेंट होगा, कॉम्पोनेंट, इसका नाम होता है एफ कॉस थीटा। कैसे, अभी मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। और इधर भी एक कॉम्पोनेंट होगा जिसका नाम होता है एफ साइन थीटा। अब आपके मन में सवाल आएगा, हमें समझ नहीं आया, समझा दो। एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। मान लो मैंने कहा कि ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, और यहां पर मेरा 10 न्यूटन का फोर्स है, और यहां पर कुछ एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो याद रखना प्यारे बच्चों, इस 10 न्यूटन का जो फोर्स है, ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है, इसका कंपोनेंट इधर होगा जहां पर एंगल होता है, एंगल। तो एंगल वाले साइड में कंपोनेंट होगा जिसका नाम होगा 10 cos 60 डिग्री। जैसे यहां पर f था तो नीचे है f cos थीटा, वैसे यहां 10 है तो 10 cos थीटा। तो 10 cos 60 का मतलब होता है बेटा 1/2, तो आंसर आ गया 5 न्यूटन। यानी इस 10 न्यूटन का आधा हिस्सा एक्स एक्सिस की तरफ है, तो बोलेंगे हम फोर्स का कंपोनेंट, फोर्स का हिस्सा। अच्छा, और इस तरफ क्या होगा बेटा? जिस तरफ एंगल नहीं बन रहा, मतलब जिस तरफ सिंपल लिखा हुआ है, इस तरफ होता है f sin थीटा, यानी tan sin 60 डिग्री, जो कि होगा 10 into √3/2, तो ये हो जाएगा 5√3। तो बेटा इधर का फोर्स है 5√3 और इधर का फोर्स है 5। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है, पूरी फिजिक्स में अच्छे से लिख लेना। पहले बच्चों, दो लॉ है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये दोनों लॉ सेम है, एक सीख जाओगे, दूसरा इसकी फोटोकॉपी है। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर एक वेक्टर है, मान लो ये कोई ए नाम का वेक्टर है और यहां पर कोई बी नाम का, जैसे ये ए नाम का वेक्टर यहां तक है, ए के बाद ये बी नाम का वेक्टर है, ठीक है जी। और कहते हैं कि भैया देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, समझना, यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक ये कोई आर नाम का वेक्टर है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम a प्लस बी करेंगे तो वो आर के बराबर होगा, और ये बिल्कुल लॉजिकल बात है। देखो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, समझने का प्रयास करना कि अगर ये दो साइड, एक a है और ये b है, ये a और ये b है, तो ऑब्वियसली ये जो होगा, ये अगर इसको हम r कह रहे हैं, r, इसको r कह रहे हैं, तो r वेक्टर का मतलब होगा a प्लस बी। कि आप a और b को ऐड करोगे, देखो समझो, हमें यहां से यहां पर पहुंचना है, तो आप पहले ऐसे कर सकते हो, आप a प्लस बी, आप पहुंच गए, या फिर सीधा r। फील करो बात को कि कोई इंसान ऐसे जाए, पहले a फिर b, या कोई सीधा ऐसे जाए r, तो a प्लस बी करेंगे तो हमें r ही मिलेगा। इसी को बोलते हैं बता ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जो ट्रायंगल लॉ सिंपल भाषा में कहता है, अगर ट्रायंगल के दो साइड, देखो r का मतलब यहां पर रिजल्टेंट है बेटा, r का मतलब होता है रिजल्ट, रिजल्टेंट। तो मैं इसके लिए मुंह से बोल रहा हूं, खुद लिख लेना। ये कहता है इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट टू वेक्टर, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट टू वेक्टर, देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड। जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड से होगा। चलो मैं आपको इसका होमवर्क देता हूं, आप एनसीईआरटी से इसका डेफिनेशन लिख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर दो साइड ट्रायंगल का है a प्लस बी, तो तीसरा साइड उसका रिजल्टेंट होगा। तो एनसीईआरटी से होमवर्क लिखोगे, ये मैं आपको एक, या फिर कहीं से गूगल सर्च मार के लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो बेटा ये ट्रायंगल लॉ है। अब ये पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है? देखो पैरेललोग्राम लॉ में ये होता है, वो कहते हैं अगर एक a वेक्टर है और दूसरा है b वेक्टर, एक a वेक्टर है दूसरा है b वेक्टर, और इससे मैं एक पैरेललोग्राम बना दूं, अगर मैं इससे एक पैरेललोग्राम बना दूं, ठीक है, पैरेललोग्राम बन गया बेटा। अगर एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b, और मैंने इससे एक पैरेललोग्राम बनाया, क्या बनाया है? पैरेललोग्राम। तो जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल होगा, डायगोनल, ये डायगोनल है बेटा, जो रिजल्टेंट है वो डायगोनल होगा। तो सही बात तो है कि a प्लस बी को ऐड करेंगे, तो तीसरा यही तो आएगा, क्योंकि हमें स्टार्ट यहां से करना है और पहुंचना यहां पर है। तो आप ऐसे चले जाओ, a और b से चले जाओ, या सीधा इस कोने से उस कोने पे चले जाओ, तो a प्लस बी को ऐड करने पे आंसर r मिलेगा। तो देखो सिंपल बोलूं तो ये दोनों एक दूसरे की फोटोकॉपी। पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि रिजल्टेंट इज गिवन बाय डायगोनल, रिजल्टेंट डायगोनल से मिलेगा, ये डायगोनल है बेटा। ये कहता है कि रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड, तो दोनों एक ही बात है, दोनों की डेरिवेशन सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, रिजल्ट सेम है, सब कुछ सेम है। तो प्यारे बच्चों, हम ट्रायंगल लॉ की डेरिवेशन करेंगे और इसकी फोटोकॉपी इसके नीचे डाल देंगे, दोनों सेम हो जाएगा। तो फटाफट हम एक बार ट्रायंगल लॉ को समझते हैं। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ कहता है कि भैया देखो, आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है, टू फाइंड रिजल्टेंट, हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है बेटा, रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए मैं आपको एक जुगाड़ देता हूं, जुगाड़। रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए मैं आपको एक बहुत तगड़ा जुगाड़ देता हूं। क्या जुगाड़ दूंगा, ये समझने का प्रयास करना। टू फाइंड रिजल्टेंट मैं आपको एक जुगाड़ देता हूं। जुगाड़ बहुत सिंपल है, समझने का प्रयास करना कि आप ना कुछ मत करना, मैं बता रहा हूं। देखो, आप उस ट्रायंगल को रिपीट करना, बोलना ये मेरा a वेक्टर है, ये मेरा b वेक्टर है, और ये मेरा है r वेक्टर। आप बिल्कुल रिपीट करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको रिपीट, ट्रायंगल को रिपीट करना बेटा। सेम बेटा यहां पर भी आप पैरेललोग्राम को रिपीट करोगे, जब इसकी डेरिवेशन करोगे, तो पैरेललोग्राम को रिपीट करोगे। आप बस इसको पैरेललोग्राम बना के चलोगे, पैरेललोग्राम कुछ नहीं भैया, ये तो पैरेललोग्राम है जी हमारा। और पैरेललोग्राम में ये वाला साइड इक्वल होता है, पता होगा आपको, और नीचे वाला ये साइड इक्वल होता है। तो अगर ये b है तो इसको b बोल देना, ये a है तो ऊपर वाले को a बोल देना।
तो भैया डेरिवेशन का यही तरीका है बेटा। उसके बाद कुछ नहीं करना बेटा, ध्यान दो। आपको यहां पर एक जैसे डॉट से लाइन खींचना है, डॉट से लाइन खींच दिया डॉट से, बात समझ पा रहे हो? थोड़ा मैं इस बी को हटा लूं, यहां पर बेटा बी वेक्टर है हमारा, बी वेक्टर। आपको डॉट से एक लाइन खींच देना है ऐसे, और यहां पर एक एंगल मान लेना है थीटा, क्योंकि कुछ ना कुछ एंगल तो बनेगा। सेम यहां पर भी बेटा एक डॉट आएगा, डॉट। इस बी को मैं हटा दूं थोड़ा, ठीक है, ये इसको हम बी बोल रहे हैं, बी वेक्टर, और ये एंगल होगा थीटा बेटा। अब देखो सब कुछ सेम सेम डेरिवेशन, बस डायग्राम में फर्क है कि वो पैरेललोग्राम है, ट्रायंगल। अब बेटा उसके बाद कुछ नहीं, देखो अगर ये थीटा है और ये बी है, तो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, इसका नाम होगा बी कॉस थीटा। और जो सीधी रेखा होगी, सीधी सीधी लाइन का नाम था बी साइन थीटा। अब बोलोगे सर हमें तो पता नहीं चल रहा, याद कर लो। देखो अगर ये एफ है और ये थीटा है, तो ये एफ कॉस थीटा, और सीधी लाइन था एफ साइन थीटा। वैसे प्यारे बच्चों, ये वाला बी कॉस थीटा होगा, जो सीधी लाइन होती है वो बी साइन थीटा। कंपोनेंट हमने ब्रेक किया, सेम बेटा ये वाला होगा बी कॉस थीटा और ये वाला होगा बी साइन थीटा। यहां पर आप चाहो तो लिख भी सकते हो एग्जाम में कि भैया हमने कंपोनेंट ब्रेक किया है। अब प्यारे बच्चों यहां से एक बहुत ही गजब की बात है कि आपके सामने खड़ा है एक राइट एंगल ट्रायंगल। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। इस राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात क्या है, फील करना कि जो सीधी वाली साइड है, ये जो सीधी वाली साइड है राइट एंगल ट्रायंगल की सीधी वाली साइड, ये जो सीधी वाली साइड है इसकी वैल्यू है बी साइन थीटा, और इस वाले को हम आर बोल रहे हैं बेटा। ये जो हाइपोटेनियस इसको रिजल्टेंट बोल रहे हैं आर। और नीचे बेटा क्या है, नीचे एक ए है और दूसरा है बी कॉस थीटा। नीचे बेटा ए प्लस बी कॉस थीटा, देखो एक यहां तक ए, उसके बाद बी कॉस थीटा। सेम बेटा ये ट्रायंगल यहां रिपीट हो जाएगा, ये ट्रायंगल बेटा यहां भी रिपीट हो जाएगा, क्योंकि दोनों डेरिवेशन बिल्कुल सेम है बेटा। बस यहां तक ये पैरेललोग्राम था, अब पैरेललोग्राम में हम एक राइट एंगल ट्रायंगल निकाल चुके हैं, यहां भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल निकाल चुके हैं। अब बेटा रिजल्टेंट निकालना है ना, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। आप बोलोगे देखो ये हमारा हाइपोटेनियस है, तो आप बोलोगे देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, सेम बेटा यहां भी पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं नहीं करूंगा, अभी बिल्कुल सेम है। अब कभी भी ये क्वेश्चन आए तो इसके बाद सब कुछ सेम है बेटा। तो हाइपोटेनियस हमारा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट। तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा बी साइन थीटा बेटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन में बेस है बेटा ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, ये रिजल्टेंट का स्क्वायर है, देखो यहां हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, एक्स और वाई, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर बी कॉस थीटा का स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, तो 2a 2x और वाई क्या है बी कॉस थीटा। तो बेटा चलता रहेगा। अब देखो यहां पर एक जादू की बता रहा हूं, जादू की बात क्या बेटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचेगा, रिजल्टेंट स्क्वायर बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि यहां पर था बी स्क्वायर कॉस थीटा, यहां पर था बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, सबको पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो गायब हो गया, तो हमारे पास बचा सिर्फ बी स्क्वायर बचा, तो बी स्क्वायर को एक बार लिख दिया मैंने। तो यहां से बेटा हमारा रिजल्टेंट क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर, ऐसे रिजल्टेंट आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो बेटा यही रिजल्टेंट डेरिवेशन करने के लिए एग्जाम में आता है। तो बेटा ये सेम थ्योरी, दोबारा बोल रहा हूं, ये सेम टू सेम थ्योरी, सेम टू सेम यहां पर रिपीट हो जाएगा, क्लोन। बात समझ पा रहे क्या हो जाएगा, रिपीट, ये सेम टू सेम यहां रिपीट हो जाएगा। तो हमने ट्रायंगल लॉ भी पढ़ लिया, पैरेललोग्राम लॉ भी पढ़ लिया, एक तीर से दो निशाने। लेकिन कई बार एग्जाम में बेटा पता क्या आता है, कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है जो आपको लिखना है, ये कि ये वाला एंगल निकालो, इस एंगल को मान लो हम अल्फा बोल रहे हैं, तो बेटा अल्फा का मतलब क्या होता है, देखो tan अल्फा निकालेंगे हम, यहां से निकालेंगे हम, इस ट्रायंगल से निकालेंगे, चलो इस ट्रायंगल से, ये जो हमने ट्रायंगल पढ़ा बेटा। कई बार एग्जाम में ये आता है कि रिजल्टेंट से ये एंगल निकालो tan अल्फा, कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो सुन लो कैसे निकालोगे, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बताओ, b sin थीटा अपॉन में बेस क्या है, बेस a प्लस बी कॉस थीटा बेटा, a प्लस बी कॉस थीटा। अब मैं आपको बता दूं कि अल्फा क्या होता है, इस अल्फा को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अल्फा का मतलब होता है बेटा यहां पर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो कभी भी एग्जाम में डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट पूछे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट tan अल्फा निकाल दो, यहां से सिर्फ अल्फा कैसे निकालोगे, सिर्फ अल्फा निकालने के लिए tan को उधर भेजना पड़ेगा, तो हो जाएगा tan का इनवर्स b sin थीटा प्लस a प्लस बी कॉस थीटा। तो एग्जाम में दो क्वेश्चन आता है कि भैया रिजल्टेंट निकालो और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालो। तो ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ दोनों बिल्कुल ही सेम है, बस वहां पर पैरेललोग्राम होता है, यहां पर ट्रायंगल होता है, और कैलकुलेशन और थ्योरी बिल्कुल सेम। सो देखो कंक्लूजन क्या निकला वो याद कर लेना। कभी भी दो वेक्टर हो, सपोज करो एक ए वेक्टर है और कोई बी वेक्टर है, तो इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल मतलब जो बीच से निकलता है डायगोनल, इनका डायगोनल को बोलेंगे हम रिजल्टेंट वेक्टर। और दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला निकल के आया अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, जहां पे थीटा होता है बिटवीन ए वेक्टर एंड वी वेक्टर। एंगल हमेशा ए और बी के बीच का होता है ना, एंगल किसके बीच का होता है, ए और बी के बीच का, थीटा ये होगा बेटा ए और बी के बीच का एंगल। तो ये इसका कंक्लूजन है, ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम दोनों सेम है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। सो प्यारे बच्चों अगला टॉपिक हमारे पास इसके बाद होता है, सिंपल टॉपिक है बहुत, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो प्यारे बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करें तो कोई ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज वेरी इजी। आपको इसको समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है, समझना। देखो अब इसकी देखो डेफिनेशन तो बड़ा आसान है कि अगर एक बॉडी को हम ऐसे फेंकेंगे, एक बॉडी को यहां से उठा के अगर हम ऐसे फेंकेंगे, तो ये जो मोशन है इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन मैं आपको एक होमवर्क देता हूं,
या जो बच्चे आज ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, इसका डेफिनेशन लिखना मैं चैलेंज करता हूं। डेफिनेशन मुंह से बोल दूं? व्हेन, देखो डेफिनेशन क्या होता है बता रहा हूं। देखो मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और एक बॉडी को हम ऐसे फेंकेंगे किसी एंगल पे। मान लो एक बॉडी को किसी एंगल पे फेंकेंगे। जैसे मैंने कहा देखो, मैंने एक फुटबॉल को लात मारी, ये फुटबॉल है, ये फुटबॉल है, और इस फुटबॉल को मैंने ऐसे लात मारा, ऐसी लात मारा जाता है बेटा फुटबॉल को। तो फुटबॉल को लात मारेंगे तो फुटबॉल ऐसे जाएगा। तो बेटा जब किसी एंगल पर वेलोसिटी देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, किसी एंगल पर वेलोसिटी देते हैं ना, तो जो मोशन होता है उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हेन अ बॉडी इज गिवन वेलोसिटी एट सम एंगल, व्हेन अ बॉडी इज गिवन वेलोसिटी एट सम एंगल, इट मेक्स प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। बाकी आपको डेफिनेशन में होमवर्क दे रहा हूं, बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, मैंने बोल भी दिया। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन में ना, जैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन है कि मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक मिनट रुक जाओ, समझना ध्यान से। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, जैसे कि हमसे बोला जाता है कि भाई यहां से इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो बॉडी ऐसे जाके गिरा। अब बॉडी ऐसे गिरा तो बोलते बताओ ये कितना, ये डिस्टेंस कितना, इसको बोलते हैं रेंज। रेंज का मतलब होता है कि बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक कितना दूरी कवर किया, रेंज। फिर बोलते बताओ ये हाइट बताओ, ये कितना मैक्सिमम हाइट था इसका, ये हाइट कितना था प्रोजेक्टाइल के। फिर कहते हैं कि यहां से यहां तक का टाइम बताओ। मेन 3 चीज पूछते हैं और एक चौथा एक्स्ट्रा होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेन 3 चीज ही पूछा जाता है, मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम। तो बेटा इसके लिए ना हमें डेरिवेशन करना होता है। अब डेरिवेशन करने से पहले आपको 2-3 बातें याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा कि क्या है, सुनो 2-3 बातें क्या इंपॉर्टेंट है बेटा कि पहला ये, इस मोशन को 2 पार्ट में तोड़ना है। एक एक्स वाला मोशन होगा और एक वाई वाला मोशन होगा, क्योंकि इसमें जो एक्स और वाई दोनों एक्सिस की बात चलती है। जब हम एक्स वाले मोशन की बात करेंगे तो यहां पर एक्सेलरेशन 0 होता है बेटा। एक्स वाले मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, लेकिन वाई वाले मोशन में ग्रेविटी होता है बेटा, ग्रेविटी। तो यहां पर एक्सेलरेशन की जगह हम -g लिखते हैं। सर अभी हमें समझ नहीं आया, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले हम एक बार करते हैं, इसको करते हैं, ठीक है। 2 बातें याद रखनी है बस। तो चलो फटाफट हम ना एक बात को आपको समझा देते हैं कि मान लो मुझे टाइम निकालना है, टाइम। तो पूरा नाम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अभी अपने आप समझ जाओगे आप टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब है कि बॉडी ने यहां से स्टार्ट किया और बॉडी यहां चला गया, बॉडी यहां से स्टार्ट करके यहां चला गया। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, बड़ी चालाकी से हम बोलेंगे कि अगर हमारा इनिशियल वेलोसिटी u था और यहां पर एंगल थीटा है, तो हमारा जो एक्स में मोशन है, एक्स में मोशन क्या आएगा, फील करना। एक्स में हमारा मोशन पता है क्या आएगा, देखो अगर ये इनिशियल वेलोसिटी u है तो ये हो जाएगा u cos थीटा। तो बेटा एक्स में हमारा अलग हो गया, और जब y मतलब ऊपर अगर हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा u sin थीटा। तो पहले बच्चों एक बार हम मोशन को x में पढ़ते, एक बार हम y में पढ़ते। तो फिलहाल हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ना हम y वाला मोशन देखेंगे, y वाला। हम बोलेंगे देखो हमें पता है ये फॉर्मूला s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर। लेकिन यहां पर हम y का मोशन लगाएंगे, y एक्सिस, क्योंकि हवा में है ना, चीजें हवा के अंदर है। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये फ्लाइट कर रहा है, फ्लाइट। तो हम बोलेंगे देखिए भैया हम तो यहाँ पर y एक्सिस का फॉर्मूला लगाएंगे, y। तो y इज इक्वल टू इनिशियल की जगह पर हम लिखेंगे, y एक्सिस में इनिशियल हमारा है u sin थीटा, इनिशियल वेलोसिटी हमारा u sin थीटा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे भैया u sin थीटा, और टाइम की जगह t लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखो हाफ की जगह हाफ रहेगा, लेकिन y एक्सिस में एक्सेलरेशन की जगह पर -g लिखना होता है, ग्रेविटी बेटा। तो ये माइनस का a की जगह पर g आ जाएगा, -gt स्क्वायर। तो बेटा हम यहाँ पर y का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि हमारा बॉडी यहां से स्टार्ट करके यहां पर आ जाएगा। तो बेटा यहां पर y 0 होता है, यहां पर y 0 होता है बेटा, क्योंकि यहां पर हाइट नहीं है, इस पॉइंट पर y 0 होता है, आपने बच्चों ने पढ़ा होगा। तो बेटा यहां पर हम y को 0 कर देंगे, 0 करेंगे तो u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये पूरा 0 के बराबर आ जाएगा। अब बेटा इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो आपको पता ही है। कैसे पता है, यहां से 0 इज इक्वल टू, पहले t कॉमन लिया जाएगा, t कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा u sin थीटा माइनस हाफ gt। बेटा यहाँ पर t है और यहाँ पर t स्क्वायर है, तो हमने t कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा सिर्फ t। तो यहाँ से देखो ये 0 के बराबर हो जाएगा, u sin थीटा माइनस हाफ gt, ये 0 के बराबर हो गया। तो बेटा u sin थीटा इज इक्वल टू हाफ gt के बराबर हो जाएगा। तो 2u sin थीटा अपॉन में g हमारा t के बराबर हो जाएगा। तो बेटा यही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। कैसे हुआ बेटा, ये वाला जो 2 है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया और g डिवाइड में आ गया, 2 इधर गया और g नीचे आ गया, t यहां से आ गया। तो बेटा हमने जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला वो निकला हमारा 2u sin थीटा बाई g। तो एग्जाम में टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा तो आप इजीली कर सकते हो बेटा। तो हमने बोला 3 चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, टाइम, रेंज, हाइट, मैक्सिमम। तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कर लिया। अब फटाफट हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट। यहाँ पर मेन बात याद रखनी है कि मोशन को एक्स में भी पढ़ सकते हैं, वाई में भी पढ़ सकते हैं। एक्स में एक्सेलरेशन 0 होता है और वाई में इतना होता है। दूसरा ये, जब बॉडी हमारा इस पॉइंट पे आएगा तो इस पॉइंट पर वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमने वाई वाली इक्वेशन लगा दी, डिस्प्लेसमेंट वाई, यू की जगह पर ये, बाकी सब कुछ समझ गए होंगे। अब प्यारे बच्चों हम रेंज की बात करते हैं, रेंज, कि भैया ये रेंज कितना होगा, रेंज। तो दोस्तों अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज का मतलब क्या होता है समझिए। रेंज हमारा एक प्रकार से डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस, ठीक है ना। रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस इन एक्स। तो भैया वो एक्स में गया कितना, जब हमने उसको फेंका तो मैक्सिमम वो गया कितना।
वो कितना दूर जा सका। कुल मिला के बोले तो हम डिस्टेंस इन एक्स है बेटा, मैक्सिमम वर्ड नहीं भी यूज करेंगे तो हम बोलेंगे कितना एक्स में डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो बेटा मैं आपको बता दूं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सुन लो जिसको नहीं पता। डिस्टेंस हमेशा ही स्पीड इनटू में टाइम होता है। जिसको नहीं पता बेटा वो घर में जाके कुछ करो। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। अब प्यारे बच्चों यहां पर हम एक्स की बात कर रहे हैं, तो एक्स में हमारा कितना स्पीड है, एक्स में है यू कॉस थीटा और टाइम कितना है 2u sin थीटा जी। तो बेटा स्पीड की जगह पर u cos थीटा और टाइम की जगह पर लिख देंगे हम 2u sin थीटा बाई जी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेंज मिलेगा, रेंज मतलब डिस्टेंस इन एक्स। तो बेटा रेंज हमें कितना मिल जाएगा, देखो सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में जी। अब कई लोग परेशान हो जाएंगे कि सर ये कैसे हो गया, देखो u इंटू में u स्क्वायर हो गया, और याद रखना कभी भी 2 हो sin थीटा हो cos थीटा हो तो इसका आंसर आता है sin 2 थीटा। ये बेटा ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी होती है, यहां पर मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। देखो क्लियरली दिख रहा है हमारे पास cos थीटा है, sin थीटा है और 2 है, तो 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा लिख दिया अपॉन में जी। तो ये रेंज का फॉर्मूला हो गया। तो प्यारे बच्चों एक था हमारा टाइम, रेंज, अब हमें हाइट निकालना है। तो हाइट के लिए हम क्या दिमाग लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, अब हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या दिमाग लगाते हैं, ये आपको सीखना है बढ़िया से। प्यारे बच्चों कभी भी मैक्सिमम हाइट निकालना है तो इसका बहुत सिंपल तरीका है। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जैसे ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो बेटा जब हमारा बॉडी इस हाइट पर पहुंचेगा तो यहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहां पर एक वेलोसिटी जीरो होगी ऊपर वाली। अब बॉडी ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर ना जाने का मतलब है कि उसके ऊपर की वेलोसिटी जीरो हो गई, तो हम बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वाई, हमारी वाई वाली वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, अब ऊपर नहीं जा रहा मतलब ऊपर की वेलोसिटी जीरो है। तो यहां पर एक फॉर्मूला लगाएंगे हम वाई एक्सिस के लिए, हम वाई एक्सिस मतलब ऊपर के लिए, ऊपर के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर 2as, लेकिन वेलोसिटी का स्क्वायर u स्क्वायर। अब इसमें देखो बात समझना, ये फॉर्मूला होता है बेटा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as फॉर्मूला होता है। लेकिन जब इसको हम y एक्सिस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल का स्क्वायर। y में फाइनल की जगह पर आप जीरो लिखोगे कि भैया फाइनल तो जीरो होगा इसका, क्योंकि ये ऊपर जा ही नहीं रहा है, अब तो ये नीचे लौट रहा है, तो ऊपर की वेलोसिटी जीरो होगी। y में इनिशियल की जगह पर आप लिखते हो u sin थीटा। अगर आपको याद नहीं तो मैं याद करा दूं, इनिशियल वेलोसिटी y के अंदर होता है u sin थीटा। तो प्यारे बच्चों आप यहां पर लिखते हैं u sin थीटा का स्क्वायर, फिर बगल में आप लिखते हैं 2 और एक्सेलरेशन की जगह पर माइनस जी, और s की जगह पर आप लिख सकते हो हाइट। s का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट हाइट के बराबर ही तो है, डिस्प्लेसमेंट हाइट के बराबर। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये रहा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g इज इक्वल टू हाइट। तो बेटा ये हाइट का फॉर्मूला भी हमने ड्राइव कर लिया। तो तीन चीजें एग्जाम में पूछी जाती है और तीनों चीज का हमने कर लिया। लेकिन एक चौथी चीज भी है जो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, वो होता है थोड़ा मैथमेटिक्स होता है, बायोलॉजी के बच्चों को समझ नहीं आता, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा ट्रेजेक्ट्री क्या होता है। अच्छा इसको पैराबोला भी बोलते हैं, पैराबोलिक, पैराबोला। देखो बेटा ये जो पाथ है ना, सुनो, ये जो बॉल हमारा रास्ता कवर करता है कोई भी चीज, इस रास्ते को हम पैराबोला बोलते हैं, पैराबोला, या फिर इसी को हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री, ट्रैक करना, ट्रैक करना। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन पूछी जाती है। तो इक्वेशन कैसे निकाली जाती है मैं आपको बता दूं। इक्वेशन निकालने का तरीका होता है, पहला क्या, एक्स एक्सिस की स्टडी करना, क्योंकि ये एक्स के अंदर भी है और वाई के अंदर भी है। दूसरा क्या है, वाई एक्सिस, इन दोनों की स्टडी करना। तो देखो एक्स मतलब होता है बेटा डिस्टेंस, देखो आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस, आपने ऐसा पढ़ा होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम आपने पढ़ा होगा। तो डिस्टेंस को बेटा हम एक्स बोलते हैं, स्पीड को बोलते हैं यू कॉस थीटा, एक्स एक्सिस में यू कॉस थीटा, और टाइम को हम भले ही टी बोल देते हैं फिलहाल के लिए। तो वाई एक्सिस में बेटा वाई में क्या होता है, वाई इसमें क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन प्यारे बच्चों एस को हम ना डिस्प्लेसमेंट को वाई बोल देंगे, क्योंकि वाई एक्सिस है वाई, और यू की जगह पर बेटा यू साइन थीटा आता है टी, और ये हो जाएगा हाफ एक्सेलरेशन माइनस जी टी स्क्वायर। अब बेटा कुछ भी नहीं करना है, ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो दिमाग के लगाना है, दिमाग लगाना ही नहीं है। यहां से आपको टी की वैल्यू निकालनी, टी की वैल्यू आ गई एक्स बाई यू कॉस थीटा, और इस टी की वैल्यू को यहां पुट कर देना है, यहां, और यहां टी की वैल्यू पुट कर देना है। तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन, कैसे मिलेगा, देखो वाई अपनी जगह पर है, यू साइन थीटा अपनी जगह पर है, बस यहां पर एक टी है, टी, इस टी की जगह पर पुट करना है एक्स बाई यू कॉस थीटा, एक्स बाई यू कॉस थीटा। प्यारे बच्चों तो पता क्या होगा, यहां पर यू से यू का काम हो जाएगा बेटा, फिर आगे क्या बेटा माइनस हाफ जी, जी के बाद क्या बताओ टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों तो प्यारे बच्चों हमने यहां से क्या सीखा, हमने ये सीखा कि y इज इक्वल टू, यहां देखो u से u कर चुका है, ये x और साइन अपॉस में cos tan हो जाएगा, x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, नीचे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बेटा इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, या फिर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, या इक्वेशन ऑफ पाथ। ट्रेजेक्ट्री को हम पाथ भी बोलते हैं, पाथ बेटा रास्ता। तो बेटा ये चार चीजें एग्जाम में पूछी जाएगी, इससे ज्यादा नहीं पूछी जाएगी। अब फटाफट इस टॉपिक को हम फटाफट आगे बढ़ाते हैं। सो प्यारे बच्चों अपने पास टॉपिक है बहुत ही सिंपल, लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। फटाफट एक बार लीनियर मोशन की बात करते हैं कि ये लीनियर मोशन क्या होता है। देखिए लीनियर मोशन में समझना, डिस्प्लेसमेंट को एस बोला जाता है। जब भी कोई सर्कुलर, जैसे मैंने कहा कि भाई बंदा यहां से यहां चला, तो हम कहेंगे भैया इसकी डिस्प्लेसमेंट है एस, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट को एस कहा जाता है। अगर हम कोई सर्कुलर मोशन कभी करेंगे
तो मान लो ये सेंटर है, सेंटर, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, समझना। सर्कल में इंसान ने यहां से स्टार्ट किया रोटेट होना और यहां पहुंच गया, तो हम कहते हैं भैया इसने एंगल बनाया। देखो यहां से स्टार्ट किया और यहां पहुंच गया, तो इसने एंगल बनाया थीटा, थीटा। तो याद रखना प्यारे बच्चों, जैसे यहां पर एस होता है, एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल सिंपल बातें करेंगे हम। यहां पर एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट है। वैसे प्यारे बच्चों, अगर हमारा पार्टिकल यहां से स्टार्ट करके पार्टिकल यहां पहुंच जा रहा है और वो कुछ एंगल कवर कर रहा है, एंगल थीटा, तो यहां पर थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल का मतलब है कितना एंगल चला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब वो कितना एंगल चला। फिर प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग यहां पर टाइम को टी बोलते हैं बेटा, टी मतलब टाइम, वैसे ही बेटा यहां भी टी हमारा टाइम को ही रिप्रेजेंट करता है। फिर प्यारे बच्चों यहां क्या चेंज होता है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी को हम यू बोलते हैं, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नॉट कहा जाता है, ओमेगा का नीचे छोटा सा जीरो। तो बेटा ये एंगुलर स्पीड है, इसको एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी। तो बेटा यहां पर वेलोसिटी होता है यू, तो वहां पर एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, यहां वेलोसिटी के लिए हम v इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर हम w इस्तेमाल करते हैं एंगुलर वेलोसिटी के लिए। फर्क क्या है, ये इनिशियल ये फाइनल, ओमेगा नॉट इनिशियल, ओमेगा फाइनल वेलोसिटी। या सिंपल भाषा में आप सिर्फ ओमेगा भी कह सकते हो कि ओमेगा का मतलब इसका नाम होता है ओमेगा, ओमेगा। तो बेटा ये जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहां पर एक्सेलरेशन हमारा a होता है बेटा, वैसे प्यारे बच्चों यहां पर एक्सेलरेशन के लिए अल्फा बेटा, इसको प्यारे बच्चों हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन, इसको बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। रोटेशनल मोशन में ये सब और अच्छे से पढ़ते हो आप लोग, रोटेशनल मोशन में चैप्टर आएगा आगे, पर फिलहाल अभी हम वो जान रहे हैं जो हमारी एनसीईआरटी हमसे कहती है। फिर प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग यहां पर लिखते हैं ना कि हमारा जो वेलोसिटी होता है वो dx by dt होता है, ds by dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम ना, डिस्प्लेसमेंट dx by dt वेलोसिटी। तो बेटा वैसे यहां पर v की जगह पर हम ओमेगा लिखेंगे और डिस्प्लेसमेंट यहां पर थीटा होगा, d थीटा by dt। जैसे यहां पर x डिस्प्लेसमेंट है, y डिस्प्लेसमेंट है, s डिस्प्लेसमेंट है, वैसे वहां पर थीटा होता है। कई बार हम वेलोसिटी को सिंपल ऐसा भी लिख देते हैं, s डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, x अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम बेटा। तो यहां भी कई बार ओमेगा को थीटा अपॉन में टाइम लिख दिया करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे हम यहां पर एक्सेलरेशन लिखते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, dv by dt एक्सेलरेशन होता है, वैसे बेटा यहां पर जो एक्सेलरेशन है अल्फा, अल्फा वो भी वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, dw। जैसे यहां पर v है तो यहां पर ओमेगा हो जाएगा। तो बेटा ये छोटी छोटी बात आपको समझनी है। अब इसके बाद हमारे 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब इसे चाहो तो एक बार नोट कर सकते हो और देख सकते हो क्या क्या चेंज हुआ है। बस बेटा कुछ चेंज नहीं हुआ, v की जगह पर ओमेगा लिखा है, v की जगह पर ओमेगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर थीटा लिखा है और कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब प्यारे बच्चों यहां पर कुछ खास बात है जो आपको समझना है कि अगर कोई इंसान ऐसे चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी को आप v बोलते हो बेटा, इसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। अब इसका हमें रिलेशन देखना है, रिलेशन, इसका रिश्ता देखना, रिलेशन किसके साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो अगर कोई इंसान की वेलोसिटी v है और वो चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी v है, और कोई इंसान अगर रोटेट कर रहा है, रोटेशन में है, रोटेशन में, तो उसकी वेलोसिटी होती है ओमेगा। तो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन होता है? हाँ जी, रिलेशन होता है। अगर इसका रेडियस है r, तो इसका रिलेशन मैं आपको बता दूं, v इज इक्वल टू r ओमेगा बेटा, v इज इक्वल टू r ओमेगा। जो लीनियर वेलोसिटी है और जो एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस के बीच में ये रिलेशन होता है, जो आपको याद रखना है। ये रिलेशन बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, इसको याद रखना है बेटा। वैसे ही प्यारे बच्चों, वैसे ही प्यारे बच्चों, अगर किसी का एक्सेलरेशन यहां पर a है, कोई आदमी चल रहा है उसका एक्सेलरेशन a है, और कोई रोटेट कर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा अल्फा होगा, अल्फा। तो इसका एक्सेलरेशन और इसके अल्फा में भी कोई रिलेशन होता है क्या, रिश्ता होता है क्या? एक्सेलरेशन का भी रिश्ता होता है। तो हमारा अगला टॉपिक यही है बेटा, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं, लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी से, और लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन का रिलेशन एंगुलर एक्सेलरेशन से, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो प्यारे बच्चों इनका जो रिलेशन है वो भी बड़ा आसान है। कैसे? जैसे हमारा a है तो a हो जाएगा r इंटू में अल्फा, a क्या हो जाएगा बेटा, r इंटू में अल्फा। यानी कुछ नहीं, अगर हमें लीनियर से एंगुलर में जाना है, लीनियर से एंगुलर में जाना है तो हमें रेडियस से मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो दिस इज द रिलेशन जो आपको याद रखना है और आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। फिर प्यारे बच्चों इस चैप्टर में जैसे ये रिलेशन और छोटी मोटी बातें हम पढ़ लेते हैं, हमारा टॉपिक आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमारा टॉपिक है बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात क्या है कि नाम है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है कि स्पीड सेम रहता है, स्पीड रहता है कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, या फिर कहते हैं हम स्पीड सेम, स्पीड सेम। तो प्यारे बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है, एक पार्टिकल है जो हमारा सर्कल में घूमेगा, लेकिन शर्त क्या रहेगी, शर्त यह रहेगी कि इसका स्पीड हमेशा सेम रहेगा। इसकी स्पीड यहां पे, इसकी स्पीड यहां पे, इसकी स्पीड यहां पर, इसकी स्पीड यहां पर, हर जगह इसकी स्पीड सेम रहेगी। तो इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन सर्कल विथ स्पीड सेम, विद स्पीड सेम या फिर स्पीड कांस्टेंट, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमें दो बातें हैं जो अच्छे से पढ़नी होती है। पहला क्या, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। प्यारे बच्चों ये दो चीजें हमें बड़ी प्यार से, बड़े दिल से पढ़ना होता है कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों,
जब एक पार्टिकल मोशन में होता है ना, सर्कुलर मोशन में, तो सर्कुलर मोशन के दौरान सेंटर की तरफ, इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स पैदा होता है, या कह सकते हो कि सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होता है। सेंटर की तरफ एक फोर्स होगा या एक्सेलरेशन होगा, उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, अ फोर्स टुवर्ड्स मतलब सेंटर, टुवर्ड्स, अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। हाँ, अगर आपको कोई लगता है कि भाई तुमसे 11वीं क्लास में कोई ये पूछेगा व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो मैं तुम्हें बहुत सिंपल बात बोलता हूं, भाई ये काम करना, एक छोटा सा काम करना, आप एनसीईआरटी से इसकी डेफिनेशन या फिर गूगल पर, इंटरनेट पे कहीं भी लिखोगे, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन मिल जाएगी। ये लो जी, डेफिनेशन में लिख दिया है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों की बात कर लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखो, अ सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन। सेंटर सीकिंग का मतलब होता है सेंटर की तरफ, सीकिंग मतलब तरफ, तरफ। तो सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन, ऐसा एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ हो, इन सर्कुलर मोशन में, उसी को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं? फिर द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल हो मेंटेन करने में सर्कुलर मोशन, जो सर्कुलर मोशन मेंटेन करता है, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और वो सेंटर की तरफ होता है। अब ये वाली चीज एग्जाम में आती है कई बार, डेरिवेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन करके हमें सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी हमें एक्सेलरेशन एंड फोर्स की डेरिवेशन करनी है। तो इसकी डेरिवेशन कैसे करते हैं मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सपोज करो कि हमारे पास जो है ना, एक सर्कल है, ये है सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल में हमारा पार्टिकल घूम रहा है, थोड़ा मैं आपको यहाँ से रेफरेंस देता हूँ। मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर एक सर्कल है जिसमें पार्टिकल हमारा घूम रहा है, और ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। मैं आपको चलो अगले पेज पे ही दिखाता हूँ। तो सपोज करो प्यारे बच्चों, सपोज करो कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में जो सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, ओके, ये इसका सेंटर है। सपोज करो यहाँ पर अभी पार्टिकल है, जहाँ पर मैं ब्लैक कर रहा हूँ, थोड़ा देना, या कोई और कलर ले लेता हूँ, ग्रीन। यहाँ पर पार्टिकल है तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, फिलहाल टेंजेंशियली होता है v1। फिर पार्टिकल घूम के पार्टिकल इस पॉइंट पर पहुँच गया, तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी होगी टेंजेंशियली, इस पॉइंट पर वेलोसिटी इधर होगी, उस वेलोसिटी को बोल रहे हैं हम v2, ठीक है। तो आपको छोटी छोटी बात का ध्यान देना है कि अगर ये सेंटर है, थोड़ा और दूसरा कलर लेते हैं, मान लो ब्लैक लिया हमने या ये ले लिया, मान लो ये सेंटर है, जहाँ पर मैं सेंटर बना रहा हूँ, तो सेंटर से यहाँ पर था पार्टिकल पहले, फिर पार्टिकल घूम के यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। तो अगर आपको दिख रहा होगा तो ऐसे देखो, ये पहले पार्टिकल यहाँ था, फिर घूम के पार्टिकल यहाँ चला गया, तो यहाँ की वेलोसिटी को हम v1 कह रहे हैं, और यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी है v2। तो आपको बहुत सिंपल सा डायग्राम सीखने का प्रयास करो। डायग्राम से मैं समझाता हूँ आपको कि ये सेंटर है और पहले पार्टिकल की वेलोसिटी टेंजेंशियली है v1, फिर पार्टिकल मूव करके यहाँ चला गया तो यहाँ की वेलोसिटी उसकी v2 होगी, तो यहाँ पर एक्चुअली वेलोसिटी है v2। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको समझना है आपको आसान तरीके से, थोड़ा ध्यान से डायग्राम को समझो। अब यहाँ पर कुछ बातें आपको समझनी है जो मैं आपको अपने सर्कल में समझाता हूँ। यानी कि पहले पार्टिकल यहाँ पर था, वेलोसिटी है v1, फिर पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, वेलोसिटी है v2। तो देखो ये तो रेडियस होता है, ये जो डिस्टेंस है इसको रेडियस कहते हैं, रेडियस। और ये जो कुछ एंगल है इसको मान देखो, पहले हमने एक काम करते हैं, पहले पार्टिकल यहाँ था, अब यहाँ था, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम डेल्टा एस बोलेंगे, डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट को, ये डेल्टा एस, ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ डेल्टा एस। और यहाँ कुछ एंगल भी बनेगा अंदर, एंगल को हम डेल्टा थीटा बोल देते हैं, चलो एंगल। तो आप लोगों ने सेटअप समझा? सेटअप क्या है? क्वेश्चन है हमारा कि हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स की डेरिवेशन करनी होती है। तो डेरिवेशन के लिए मैंने आपको सेटअप बताया, बहुत सिंपल। क्या सेटअप बताया कि यहाँ पर हमारा पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v1 है, टेंजेंशियली वेलोसिटी ऐसे देखते हैं ना, टेंजेंट वेलोसिटी v1 है, फिर पार्टिकल घूम के यहाँ चला गया तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियली इस तरफ होगा v2। अब ये सब सेटअप के बाद आपको मैं बता दूँ कुछ चीज़ें कि आप ये समझना, इस पॉइंट को हमने O बोला हुआ है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो इस पॉइंट को O बोला हुआ है, इस पॉइंट को P बोला हुआ है, और इस पॉइंट को हमने Q बोला हुआ है, ठीक है, समझना ध्यान से। तो O P Q हम भी यहाँ लिख लेते हैं फटाफट कि हमारा ये O है, ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q है। डेरिवेशन का तरीका यही होता है, ध्यान रखना। अब प्यारे बच्चों एक अलग से आपको ट्रायंगल बनाना है। इस ट्रायंगल में क्या होगा समझना, इस ट्रायंगल में इस तरफ मानोगे आपका वेलोसिटी वेक्टर है v1, और इस तरफ है आपका वेलोसिटी वेक्टर v2, और इन दोनों के बीच में है आपका चेंज इन वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, वो डेल्टा वी आपका ये वाला होगा, डेल्टा वी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ हमने कैसे बना रखा है, ये v1 वेक्टर, ये हमारा v2 वेक्टर, और इनके बीच में ये चेंज इन वेलोसिटी, v1 से v2 के बीच का चेंज है ये डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। ये v1 ये v2 इनके बीच में चेंज इन वेलोसिटी। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि आप जैसे
जैसे कि यहाँ पर एंगल अगर थीटा बनता है ना, तो यहाँ भी एंगल सेम ही बनता है, डेल्टा थीटा या थीटा जो मर्जी बोल लो आप। तो यहाँ की एंगल होगी डेल्टा थीटा। अब खेल क्या खेलना है जो आपको मैं समझाऊँ, कि हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल मानेंगे, जैसे ये ट्रायंगल ए, बी और इसको सी, ट्रायंगल बना देंगे हम, इसको ट्रायंगल बन रहा है ये। तो ट्रायंगल में हमारा ये पॉइंट होगा ए, ये पॉइंट होगा बी और ये पॉइंट होगा आपका सी। सो अब तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हमने ट्रायंगल्स को समझा। इस ट्रायंगल का नाम रखा हमने ए, बी और यहाँ पे सी। अब हमें क्या करना होता है, बेसिकली हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ड्राइव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको याद हो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि ये ए, बी और ये है सी। अब यहाँ पर हमने ट्रायंगल देखते हैं। ट्रायंगल हम कौन-कौन सा देख रहे हैं, देखने का तरीका देखो। पी ओ क्यू देख रहे हैं हम, पी ओ क्यू। तो ट्रायंगल पी ओ क्यू वो सिमिलर होता है। सिमिलर किसके बता रहा हूँ, वो सिमिलर होता है हमारा ट्रायंगल, यहाँ पर देखो आप, बी ए सी के, ट्रायंगल बी ए सी के, ट्रायंगल बी ए सी के, बी ए सी के। अब इससे फायदा क्या होगा, ये सिमिलर होता ही है, होता क्यों है, देखो कि इसका एंगल देखो, यहाँ भी एंगल सेम है, ठीक है। तो ये सिमिलर ही निकलता है, तो हमें इसे प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, बस पी ओ क्यू सिमिलर है बी ए सी के। अब ये आपस में सिमिलर है, तो अब हमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल गेम खेलना है। क्या गेम खेलना है देखो, हम लोग अगर एक काम करें, हम पी और क्यू का एक रेशियो ओ पी के साथ करें या पी ओ के साथ, पी ओ मतलब पी का क्यू के साथ और पी का ओ के साथ। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, बी का सी के साथ, ठीक है, और फिर हमें बी का ए के साथ रेशियो लेना पड़ेगा। ये सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी होती है, बी का सी के साथ एंड बी का ए के साथ। तो देख लो मैंने क्या किया है, पी का क्यू के साथ, देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल है पी ओ क्यू और यहाँ ट्रायंगल है आपका ये बी ए सी। तो पी ओ क्यू और इधर देखो, इधर 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 बी ए सी। तो अब कुछ नहीं करना है आपको, पी क्यू की वैल्यू जो है डेल्टा एस के बराबर है। देखो कैसे, ये रहा पी, ये रहा क्यू, पी से क्यू तक डेल्टा एस, और पी ओ की जगह पर आप आर लिखोगे, तो पी क्यू एंड पी ओ, तो डेल्टा एस अपॉन में आर। आप देखो ठीक से देखो, ये रहा, ये आर के बराबर है, या डेल्टा एस के बराबर है। वैसे हम यहाँ दिमाग लगाएंगे बी सी किसके बराबर है, तो बी से सी चेंज इन वेलोसिटी के बराबर है, डेल्टा वी के बराबर, अपॉन में बी ए। ये ए बी किसके बराबर है, ए बी है वी के बराबर। ए बी तो वेलोसिटी के बराबर है ना, वी वन के बराबर। देखो वी वन इक्वल टू वी टू इक्वल टू वी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में वी वन वी टू सब बराबर होता है। तो ये जो हमारा ए बी है वो वी वन के बराबर है, तो हम उसको हम सिंपल वी लिख देंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, इसने डिराइव करने के बाद ना, डेल्टा एस अपॉन में आर और ये है डेल्टा वी अपॉन में वी। अब इसको हम डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे, डेल्टा टी, डेल्टा टी। अब इससे क्या होगा देखना, दोनों तरफ हमने डेल्टा टी से डिवाइड किया, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये हो जाएगा वेलोसिटी। तो हो जाएगा वी अपॉन में आर, वी अपॉन में आर क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी वी अपॉन में आर, क्योंकि ये वी बन जाएगा और नीचे एक आर है, वी अपॉन में आर। और यहाँ पर क्या होगा देखो, ये डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, वेलोसिटी अपॉन में टाइम एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन अपॉन में वी। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि अगर हम इस वी को यहाँ भेज दें, तो हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या निकलेगा, तो हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकलेगा वी अपॉन में आर। और ये जो वी अपॉन में आर है, इसी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। तो बड़ा आसान था, देखो सारा खेल यहाँ डायग्राम का है। अगर आप ये डायग्राम याद कर लो, ये डायग्राम याद कर लो और ये याद कर लो कि पी ओ क्यू ये ट्रायंगल और ये बी ए सी ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो पी क्यू बाई पी ओ एंड बी सी बाई बी ए का रेशियो ले लो, फिर दोनों को टाइम से डिवाइड करो, ताकि ये वेलोसिटी अपॉन में रेडियस बन जाए और ये बन जाए एक्सेलरेशन अपॉन में वेलोसिटी। वी इधर भेज दो, ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन आपने कर लिया। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे निकालते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। तो फोर्स होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो मास तो एम रहेगा, एक्सेलरेशन आपने निकाला वी स्क्वायर अपन में आर, तो आपका फोर्स हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपन में आर। और वी की जगह आप आर ओमेगा पुट कर सकते हो, वी इजिकल टू आर ओमेगा होता है, आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये बन जाएगा फोर्स इजिकल टू एम, वी की जगह पर आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और नीचे एक आर है, तो आर से आर कट के ये हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या बोला कि ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, तो इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर दूँ, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का डेरिवेशन है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो वी की जगह पर आर ओमेगा भी पुट कर सकते हो। तो अगर हम वी स्क्वायर की जगह पर आर ओमेगा पुट करेंगे, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे एक आर तो है ही, ये रहा, एक आर से एक आर कट के बन जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर, और फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये दो चीज़ें याद रखनी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक मतलब यहाँ तक हमारा आंसर हो चुका है। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया कि वी की जगह पर आप आर ओमेगा भी पुट कर सकते हो, तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। तो एक और फॉर्मूला बन जाता है एम आर ओमेगा स्क्वायर।
तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है बेटा, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। आई होप मेरी मेहनत आप तक पहुंची हो। सभी चैप्टर्स की ऐसी वीडियो मैं बनाऊंगा। लव यू ऑल, प्लीज सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और मुझसे क्या डिमांड है प्लीज कमेंट करना। लव यू, बहुत सारा प्यार आपको।